आवाज क्लियर है आप लोगों को? हेलो, आवाज क्लियर है? अच्छा, अब ये जो दो कंडीशन थी, एक नॉन रेजिडेंट पर्सन जो पाकिस्तान में इनकम अर्न कर रहा है, पाकिस्तान में भी टैक्सेबल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, और फॉरेन कंट्री में भी जहाँ पे वो रेजिडेंट है वहाँ पे भी हो सकता है। दूसरा, रेजिडेंट पर्सन जो पाकिस्तान में रेजिडेंट है लेकिन इनकम किसी फॉरेन कंट्री से अर्न कर रहा है, वो टैक्सेबल हो सकता है दोनों जगहों पे। तो उसको अवॉइड करने के लिए कुछ टैक्स ट्रीटीज़ बनाई जाती हैं दो गवर्नमेंट्स के दरमियान में। सही है। अब टैक्स ट्रीटीज़ में टर्म्स एग्री हो रही होती हैं किस तरीके से डबल टैक्सेशन को जो है वो अवॉइड किया जाएगा, और डिफरेंट अदर टर्म्स एग्री हो रही होती हैं। तो बेसिकली इसके थ्रू आपको, अगर एक कंट्री में आप टैक्सेबल हो गए तो दूसरा जो है वो टैक्स नहीं ले रहा होगा, या जो भी टर्म एग्री होगी उसके हिसाब से लेकर के चल रहे होंगे। तो टैक्स ट्रीटीज़ के अंडर में डबल टैक्सेशन अवॉइड हो सकती है। दूसरा, इवन दो कि टैक्स ट्रीटी मौजूद नहीं है, सही है, टैक्स ट्रीटी मौजूद नहीं थी और किसी ऐसे कंट्री से ट्रांजैक्शंस कर ली जहाँ पे पर्सन टैक्सेबल है, तो दोनों जगह टैक्स होने के चांसेस हैं। फॉरेन सोर्स इनकम रेजिडेंट पर्सन की पाकिस्तान में भी टैक्स हो जाएगी और फॉरेन कंट्री में भी टैक्स हो गई, टैक्स लग गया उस पर। तो ऐसे में टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है पाकिस्तान में, ऐसे में टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है। टैक्स क्रेडिट क्या कर रहे हैं? टैक्स क्रेडिट सिंपल उतनी अमाउंट जो कि फ़ॉरेन में किसी पर्सन की टैक्स हो गई है, यानी जितनी अमाउंट का टैक्स उसने पे कर दिया फ़ॉरेन कंट्री में, उतनी अमाउंट फ़ॉरेन सोर्स इनकम की उसकी अ, उसे क्रेडिट मिल जाएगा उतनी अमाउंट का। लेकिन अगर फ़ॉरेन में उसने टैक्स ज़्यादा पे किया है और पाकिस्तान में जो टैक्स बनता है वो कम बनता है, तो ऐसा नहीं होगा कि उसे वो चीज़ रिफ़ंड की जाएगी। अगर फ़ॉरेन में ज़्यादा पे कर दिया, पाकिस्तान में कम टैक्स बन रहा है, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लेगी। देखिए, इस पे कंप्यूटेशन कैसे होती है फॉरेन टैक्स क्रेडिट की, इसमें हम डिटेल में जाएंगे लेकिन बाद में, अभी नहीं। लेकिन अभी एक फॉर जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मिस्टर ए जो हैं वो 1000 उनकी फॉरेन सोर्स इनकम थी, सही है। कंट्री एक्स में ली थी और पाकिस्तान में भी टैक्सेबल है। कंट्री एक्स में जो टैक्स पे किया था वो उन्होंने एट रेट ऑफ 40% पे कर दिया था, जो कि बनता है 400, सही है। पाकिस्तान में जो इन पे टैक्स रेट अप्लाई हो रहा था मिस्टर ए पे, वो अप्लाई हो रहा है लेट सपोज 20%, सही है। पाकिस्तान में इनकी कितनी टैक्स लाइबिलिटी बन रही है? 200। तो पाकिस्तान में इस 200 पे ये जो 1000 है इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं मिलेगा, नहीं लगेगा। कंप्यूटेशन में ये 200 अपेयर ज़रूर होगा, हो रहा होगा कि इतना टैक्स जो है वो इनका बनता है, लेकिन इसको आगे जा कर के टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा और ये 200 लेस हो जाएगा, यानी इनकी जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी है, इनकी जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी है वो फॉरेन सोर्स इनकम की वजह से नहीं बढ़ेगी, सही है। ये एक एग्जांपल हो गई व्हेन फॉरेन सोर्स इनकम पे जो टैक्स है, टैक्स रेट है, वो हायर है देन पाकिस्तान सोर्स, पाकिस्तान में जो टैक्स रेट उस पर एप्लीकेबल हो रहा है। ये वाली चीज़ क्लियर हुई है नोमान? स्पेशली मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये एग्जांपल के जहाँ फॉरेन कंट्री में टैक्स रेट जो है वो ज़्यादा है और लोकली कम है, सही है। अब ना
अगेन एग्जांपल लेते हैं, एक ऐसी जिसमें इसकी फॉरेन सोर्स इनकम वही 1000 है, सही है, लेकिन कंट्री एक्स में जो टैक्स रेट था वो 10% है, सही है, यानी इन्होंने 100 रुपीज़ पे कर दिए टैक्स। पाकिस्तान में वही 20% है, सही है, इन्होंने पे करने थे 200, तो 200 में से जो 100 है इसका इन्हें क्रेडिट मिल जाएगा, सही है, और पाकिस्तान में जो पेएबल अमाउंट होगी वो 100 होगी सिर्फ, सही है। ये वो केस है जब दोनों डिफर कर रहे हैं, अगर दोनों सिमिलर हैं तब तो पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है ही नहीं कि कितना टैक्स पे करना है कितना नहीं करना, दोनों नेट होकर ख़त्म हो जाएंगे। अब जब आप फॉरेन टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करने पे आते हैं ना, ये तो मैंने सिंप्लीफाई करके एक एग्जांपल आपको बता दी, जब आप फॉरेन टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करने पे आते हैं तो टोटल इनकम को भी देखा जा रहा होता है, सही है, किस अमाउंट पे ये टैक्स क्रेडिट अप्लाई होगा, ये जो रेट निकाल रहे हैं ये रेट कैसे निकलेगा, इसकी अलग तरीक़ेकार है। वो तरीक़ेकार हम जब फ़ॉरेन इनकम को कंसिडर कर रहे होंगे अपने किसी सेशन में तो फिर वहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। ये सिर्फ छोटी सी ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि किस तरीके से टैक्स क्रेडिट अवेलेबल होगा। अगर टैक्स ट्रीटी है तो फिर तो टैक्स क्रेडिट की भी ऐसी ज़रूरत नहीं है, टैक्स ट्रीटी के अंदर में वो चीज़ एग्जम्प्ट ही हो जाती है यूजुअली, सही है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ ये है, ये जितनी भी चीज़ें ये सारी की सारी अप्लाई हो रही है आपके जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये जितनी भी चीज़ें ये सारी की सारी आपकी अप्लाई, आप लोग आवाज़ सही आ रही है? नमान मुझे कंफर्म कर देंगे आवाज़ सही है, अंडरस्टैंडिंग सही है? अच्छा, ये जो सेकंड एग्जांपल थी ये एग्जांपल क्लियर हो गई? आप लोगों को बाहर से भी कुछ डिस्टॉर्शन सुनाई दे रही होगी, कुछ आवाज़ है? अच्छा, अब अच्छा, ये तो आपकी हो गई फॉरेन सोर्स इनकम के ऊपर। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट वाली चीज़ हमने तकरीबन कंप्लीट कर ली यहाँ पे। अब फॉरेन सोर्स क्रेडिट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो नेक्स्ट टॉपिक में आ रही होंगी। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या हमने देख लिए, पर्सन्स कौन होते हैं टैक्स में, टैक्स हम पे क्यों करते हैं, ये एक जनरल सी अंडरस्टैंडिंग ले ली। गवर्नमेंट का राइट है, बेसिकली गवर्नमेंट बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमें दे रही है, तो उसके अगेंस्ट उसे फुलफ़िल करने के लिए उसे कुछ फाइनेंसिंग भी चाहिए और फाइनेंसिंग इस तरीके से आ रही होती है। और आप जो भी यहाँ से अर्न कर रहे हो उसमें साफ-सी बात है गवर्नमेंट की भी कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन है।
इसके बाद हमने रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल स्टेटस का देख लिया। अब टैक्स ईयर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप जो टैक्स पे करते हैं, कोई भी टैक्स जो पे किया जा रहा है, वो 1 साल का यूजुअली रिटर्न फाइल होता है, सही है। तो वो 1 साल क्या होगा, 3 तरह के टैक्स ईयर हैं, नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर क्या है, वो जो हम सब जानते हैं, यूजुअली जुलाई से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर जून पे ख़त्म होता है। और ये टैक्स ईयर कौन सा कहलाएगा, ये टैक्स ईयर वो वाला कहलाएगा जिसमें ये जून फॉल कर रहा है, सही है। डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर, वो कैलेंडर ईयर जिसमें ये जून फॉल कर रहा हो, एट विच द ईयर टैक्स ईयर एंड्स। जून जो एंड हो रहा है, जिस साल में ये जो 30 जून फॉल कर रहा है कैलेंडर ईयर के, वो ईयर कहलाएगा इस टैक्स ईयर का। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जुलाई 2017 टू जून 2018। जून किस में फॉल कर रहा है, ये 2018 में फॉल कर रहा है, कैलेंडर ईयर 2018 है, तो ये टैक्स ईयर 2018 कहलाएगा, सही है। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। नॉर्मल टैक्स ईयर है, बहुत सिंपल सा है, जिसमें जून फॉल करे वही जो है वो टैक्स ईयर है, सही है। अगर ये 2019 होता, ये 2019 होता तो टैक्स ईयर 19 होता, सही है। और हमेशा जो टैक्स ईयर होगा वो 12 मंथ्स का होगा, 12 मंथ से ना ज़्यादा का होगा ना कम का होगा। कम होने की कुछ एक्सेप्शंस मौजूद हैं, ज़्यादा होने वाली चीज़ें नहीं हैं, सही है। हमेशा जो टैक्स ईयर होगा वो 12 मंथ का होगा। सही है। स्पेशल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर हर वो 12 मंथ का पीरियड, हर वो 12 मंथ का पीरियड जो जुलाई टू जून के अलावा हो, सही है, वो स्पेशल टैक्स ईयर है। अब मे बी ये हो सकता है अक्टूबर टू सितंबर, अक्टूबर 17 टू सितंबर 18, सही है। अब ये 17 टू 18 का जो आ रहा है, ये टैक्स ईयर कौन सा कहलाएगा, ये टैक्स ईयर वो वाला कहलाएगा जिसमें ये जो सितंबर 18 है, ये जिस नॉर्मल ईयर में फॉल कर रहा है उसका जो कैलेंडर ईयर है वो टैक्स ईयर ये कहलाएगा। मतलब सितंबर 18 नॉर्मल टैक्स ईयर के किस पीरियड में फॉल कर रहा है, ये फॉल कर रहा है जुलाई 18 टू जून 19 वाले टैक्स ईयर में ये सितंबर फॉल करेगा, सही है। ये कौन सा टैक्स ईयर है, ये टैक्स ईयर होगा 2019 वाला, सही है। तो ये जो स्पेशल टैक्स ईयर है ये भी 2019 का कहलाएगा, इवन दो कि यहाँ पे 19 कहीं नहीं आ रहा। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ स्पेशल टैक्स ईयर में आ जाती है। नॉर्मल टैक्स ईयर सिंपल है कि जून जहाँ एंड हो रहा है वो कैलेंडर ईयर जो है वो टैक्स ईयर है, जिस कैलेंडर ईयर में जून फॉल कर रहा है वो कैलेंडर ईयर टैक्स ईयर है। स्पेशल ईयर में, स्पेशल टैक्स ईयर में आपको ये देखना होता है कि ये जो स्पेशल टैक्स ईयर का जो एंड है वो किस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रहा है, और वो जो नॉर्मल टैक्स ईयर है वो कौन सा है, सही है। ये सितंबर 18 जो फॉल कर रहा है
वो इस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रहा है, जुलाई 18 टू जून 19 वाले में। और ये जो नॉर्मल टैक्स ईयर है ये बेसिकली टैक्स ईयर 2019 है, तो ये स्पेशल टैक्स ईयर 2019 कहलाएगा। ये चीज़ क्लियर हुई है, स्पेशल टैक्स ईयर वाली चीज़। इस टैक्स ईयर में थोड़ी टेक्निकल चीज़ यही है, इसके अलावा टैक्स ईयर में कुछ नहीं है। क्लियर टिल नाउ? यासिर, जैन, नमान? आप लोग अगर अपने नाम के साथ अपेयर होना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सही है, थैंक यू दाविश। अच्छा, अब ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या होता है? आप नॉर्मल टैक्स ईयर से जब शिफ्ट करते हैं स्पेशल टैक्स ईयर में, या स्पेशल टैक्स ईयर से आप शिफ्ट करते हैं, चेंज करते हैं नॉर्मल टैक्स ईयर से, या एक स्पेशल टैक्स ईयर से दूसरे स्पेशल टैक्स ईयर में जा रहे होते हैं, सही है? यानी पॉसिबिलिटी है कि टैक्स ईयर चेंज हो जाए, या तो गवर्नमेंट कर दे, एफपीआर कर दे, या आप खुद अप्लाई करके चेंज करवा लें, सही। और ऐसे में जब चेंज हो रहा है तो तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो नॉर्मल से स्पेशल टैक्स ईयर में आ रहे होंगे, या स्पेशल से दोबारा नॉर्मल में जा रहे होंगे, या किसी एक स्पेशल ईयर से किसी दूसरे स्पेशल ईयर में जा रहे होंगे। मतलब स्पेशल ईयर है, जैसे अभी एक एग्जांपल ली थी, अक्टूबर टू सितंबर का, यहाँ से आप दूसरे में जा रहे हैं जनवरी टू दिसंबर में, सही। तो ये जो पीरियड होगा सितंबर से लेकर के जनवरी तक का, इस पीरियड का जो ये जो टैक्स पीरियड है वो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहलाएगा, सही है। अब ये 12 महीने से छोटा भी हो सकता है, 12 महीने का नहीं होगा, उससे छोटा ही होगा, सही है। ये एक एक्सेप्शन है इस केस की कि हमने बोला था कि टैक्स ईयर हमेशा 12 मंथ्स का ही होगा। ये एक एक्सेप्शन है कि टैक्स ईयर 12 मंथ से कम का भी होगा, सही है। ट्रांजिशनल ईयर, जब हम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं एक टैक्स ईयर से दूसरे टैक्स ईयर में, तो वो जो पीरियड होता है वो ट्रांजिशनल ईयर कहलाता है। ये डॉक्यूमेंट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए वैसे शेयर हो जाएगा विदाउट मार्किंग, मार्किंग नहीं होगी इस पर। अच्छा, जनरली जो टैक्स ईयर अलाउ होता है वो जुलाई टू जून होता है, ये पहले हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ इंडस्ट्रीज़ को जो है गवर्नमेंट ने अलग अलग टैक्स ईयर्स अलॉट किए हुए हैं, यहाँ पे मेंशन है। जैसे इंश्योरेंस के लिए जो है वो दिसंबर, जनवरी टू दिसंबर का टैक्स ईयर है, सही है। और ये टैक्स ईयर चेंज भी हो सकता है। किस तरीके से होगा? आपको अप्लाई करना होता है कमिश्नर को, सही है। और अगर वहाँ से नहीं होता है तो आप एफपीआर को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ से अगर रिफ्यूज़ हो जाता है तो डायरेक्ट आप एफपीआर को नहीं करेंगे, रिफ्यूज़ल के बाद ही करेंगे। दूसरा ये कि आपको कंपेलिंग नीड अपनी बतानी होती है कि क्यों आप चेंज करना चाह रहे हैं, और अगर उस कंपेलिंग नीड को अप्रोप्रिएट समझता है तो कमिश्नर जो है वो आपको अलाउ कर देता है टैक्स ईयर डिफरेंट। नहीं समझता है तो वो रिजेक्ट करता है। पहले आपको रिजेक्शन के लिए एक अपॉर्चुनिटी देगा हियरिंग के लिए, हो सकता है कोई चीज़ ऐसी हो जो कि वो हियरिंग में आप एक्सप्लेन कर पाएँ। हियरिंग अपॉर्चुनिटी देने के बाद रीज़न इन राइटिंग देगा कि क्यों रिजेक्ट किया गया, और फिर उसके बाद रिजेक्शन दे देगा, सही है। जो रिजेक्शन के साथ बेसिकली ये रीज़न इन राइटिंग आ रहा होता है। अगर उसे अप्रूव करना है तो डायरेक्ट अप्रूव कर देगा एप्लीकेशन। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? हमने पढ़ा पर्सन्स, हमने पढ़ा रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट का स्टेटस, इसके बाद हमने पढ़ा टैक्स ईयर। इनमें कोई मसला? यस, आपको ट्रांजिशनल टैक्स ईयर के लिए सेपरेट रिटर्न फाइल करना होगा। ये सेपरेट रिटर्न जाता है इसका, सही है ना मन? अच्छा, अब हम अपने जो ट्रेनिंग का था उसके दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं। जनरल कॉन्सेप्ट हमने थोड़े बहुत ले लिए, कुछ हम आगे भी ले रहे होंगे। हमारे जो पूरा पैटर्न चलेगा वो ये है कि आज के दिन जो है वो तकरीबन थ्योरीज़ पे जाएगा,
इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन है उसमें रिवीजन वाला जो पोर्शन है उसके साथ साथ फिर हम प्रैक्टिकली वेबसाइट पे रिटर्न फाइलिंग को देख रहे होंगे। सही है। डेट ऑफ फाइलिंग, मेरे पास एक थोड़ा सा इशू ये भी है कि कुछ देर पहले मुझे क्लियर हुआ, वो ये है कि ये जो टाइम लिमिट है जूम की ट्रेनिंग की, ये लिमिटेड है। तो मे बी पॉसिबल हमें बीच में जो है वो आपको एक और मीटिंग का लिंक आ रहा हो व्हाट्सएप ग्रुप पे और आपको वहाँ से फिर ज्वाइन करना हो, अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाती है तो। अगर नहीं होती है, जब तक चल रही है तब तक हम लेकर के चल रहे हैं। डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न, डेट्स क्या होंगी टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए? इंडिविजुअल पर्सन है और सैलरीड है, सही है, और इसे फाइल करना है ऑनलाइन। ऑनलाइन फाइल करने की रिक्वायरमेंट है। सैलरीड पर्सन है, सही है, उसकी जो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न है वो 31 अक्टूबर है हर साल। यूजुअली ये जो आपको सिनेरियोज दिए गए हैं, सही है, ये और ये ईयर एंड है जुलाई टू जून वाला ही है, सही है। इंडिविजुअल पर्सन का यूजुअली ईयर एंड चेंज नहीं होता, सही है। इंडिविजुअल पर्सन अप्लाई भी करेगा तो कंपेलिंग नीड ऐसी कोई मेरा नहीं ख्याल के दे पाएगा कि जिसकी वजह से उसका ईयर एंड टैक्स ईयर एंड चेंज किया जाए, सही है। यूजुअली इंडस्ट्रीज का पूरे पूरे जो है वो टैक्स ईयर एंड चेंज होता है। तो इंडिविजुअल पर्सन सैलरीड पर्सन है और उसे ऑनलाइन फाइल करने की रिक्वायरमेंट है, या फाइलिंग रिक्वायरमेंट भी बाद में देखेंगे कि किस किस को ऑनलाइन फाइल करने की रिक्वायरमेंट है, कौन जो है वो ऑफलाइन भी फाइल कर सकता है। सैलरीड पर्सन जिसे ऑनलाइन फाइल करने की रिक्वायरमेंट है वो 31 अगस्त ऑफ द ईयर तक फाइल कर दे, यानी जून 2019 का जिसका टैक्स रिटर्न है वो अगस्त 2019 तक फाइल हो जाना चाहिए, सही। एक्सटेंशन हम बाद में कंसिडर करेंगे, अभी फिलहाल वो डेट है जो लॉ ने बताई, सही। दूसरा, अगर कोई एओपी या इंडिविजुअल है जो स्टेटमेंट ऑफ एफटीआर फाइल कर रहा है, सही है, सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ एफटीआर उसे फाइल करनी है, तो वो भी अगस्त 31 तक फाइल करेगा। जो उसकी लिमिट है, टाइम लिमिट है, वो अगस्त 31 तक है। कोई इंडिविजुअल या एओपी अदर देन अबव, मतलब किनको हटा करके, वो जो कि स्टेटमेंट ऑफ एफटीआर फाइल करते हैं या सैलरी पर्सन जो कि ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं, सही है। इन दो लोगों को हटा करके जो भी इंडिविजुअल पर्सन बचते हैं या एओपी बचते हैं, उनका जो टैक्स का पीरियड है वो 30 सितंबर है। यहाँ तक क्लियर है सब? यहाँ पे कौन कौन से बचे एग्जाम्पल के तौर पे, कौन कौन आ जाएंगे यहाँ पे? एओपी जो कि नॉर्मली टैक्सेबल है, सही है, जो कि एफटीआर में नहीं है, वो आ जाएंगी। इंडिविजुअल पर्सन जो कि नॉन सैलरीड है, यानी उनकी बिजनेस इनकम जो है या सैलरी इनकम, बेसिकली सैलरी इनकम जो है वो लेस देन 50% ऑफ टोटल इनकम है, सही है। तो ऐसे लोग नॉन सैलरीड पर्सन कहलाएंगे और वो इस कैटेगरी में आते हैं, सही है। ये दो लोग जो हैं वो इस कैटेगरी में फॉल कर रहे होंगे। अदरवाइज जो बाकी दो हैं, जो सैलरीड पर्सन है वो अगस्त 31 तक करेंगे, जो एओपी और इंडिविजुअल जो एफटीआर में फाइल करें वो 31 अगस्त तक फाइल करेंगे। रिमेनिंग एओपी और रिमेनिंग इंडिविजुअल्स सबकी जो टैक्स फाइलिंग की जो डेट है वो है सितंबर 30, कंसिडरिंग जून 30 एज ईयर एंड। अच्छा, इसके अलावा फिर कंपनी पे आ जाते हैं। कंपनी की क्या है? कंपनी में दो केसेस दे दिए। एक तो वो कि जब ईयर एंड किसी कंपनी का जुलाई टू दिसंबर के दरमियान में फॉल कर रहा है, सही है, जुलाई टू दिसंबर के दरमियान में अगर फॉल कर रहा है तो उसका जो फाइलिंग की जो डेट है वो है 30 सितंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर। दिसंबर 2018 में उसका हुआ तो सितंबर 2019 तक उसे टैक्स रिटर्न फाइल करना है।
बहुत ज़्यादा टाइम अवेलेबल है, लेकिन है। ये बेसिकली देखा जाएगा तो नॉर्मल और स्पेशल टैक्स ईयर के हिसाब से। एग्जैक्टली आप सही बोल रहे हैं। ये सेक्शंस को रेफर अगर ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये सारी डिटेल जो है वो हम सेपरेटली अलग से देखेंगे। अभी एक जनरल कॉन्सेप्ट लिया जा रहा है। सही है। एओपी का अलग टैक्स रिटर्न जाएगा। सही है, और अलग से जाता है। नमान आपको बताया ये। अच्छा, इसके अलावा वो पीरियड जो कि, ये जुलाई टू दिसंबर वाली चीज़ क्लियर हो गई है कि जुलाई से दिसंबर के दरमियान अगर कोई भी ईयर एंड फॉल कर रहा है तो उसे जो फाइल करने की रिक्वायरमेंट है वो सितंबर 30th ऑफ नेक्स्ट ईयर है। ये सिर्फ कंपनीज के लिए, इंडिविजुअल और एओपी नहीं। इंडिविजुअल और एओपी जितने भी हों सारे के सारे कवर होगा शुरुआत के 3 पॉइंट्स में। सैलरीड पर्सन 31 अगस्त, एफ टी आर 31 अगस्त, अदर देन एफ टी आर एंड सैलरीड पर्सन September 30th। इसके बाद कंपनी जिनका टैक्स ईयर एंड जो आता है वो फॉल करता है जनवरी टू जून, जिसमें नॉर्मल टैक्स ईयर भी आ जाएगा, यानी जून 2000, जून का भी आ जाएगा। सही। इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो December 31 तक है। अब एक्सटेंशन सब में आ जाती है। सही है, जैसे अभी करंट ईयर में भी हमने देख लिया कि एक्सटेंशन जो इन September 30th, August 31, इन सब के लिए जो एक्सटेंशन आई हुई है वो दिसंबर तक की आई हुई है। सही है। दिसंबर वाली जो चीज़ है इसकी भी एक्सटेंशन यूजुअली चली जाती है February टू मार्च तक चली जाती है। सही है। तो एक्सटेंशन को एक्सक्लूड करके, क्योंकि ये डिस्क्रिशन होती है गवर्नमेंट की या एफबीआर की, कब कितनी जो है वो अलाउ कर रही है, जो डेडलाइन है वो December 31 है। अगर ईयर एंड जनवरी टू जून में फॉल कर रहा है और कंपनी का ईयर एंड जनवरी टू जून में फॉल कर रहा है तो उसको रिटर्न जो फाइलिंग की रिक्वायरमेंट है December 31 तक है। जहाँ तक कोई क्वेश्चन है, एक्सटेंशन जो है वो यूजुअली 15 डेज की मिल रही होती है। सही है, लेकिन 15 डेज से अबव भी मिल सकती है अगर कोई कंपेलिंग नीड हो तो। और जो एक्सटेंशन है वो रिफ्यूज़ भी हो सकती है। अब क्यों रिफ्यूज़ हो सकती है, क्या चीज़ें हैं, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, और ये प्रैक्टिकली जब आगे के सेशन हम कर रहे होंगे तो उसमें देखेंगे। फिलहाल एक्सटेंशन जो है 15 डेज की यूजुअली अवेलेबल होती है, और 15 डेज से ज़्यादा की भी मिल सकती है अगर कोई कंपेनिंग नीड बता रहे। एक्सेप्शनल केसेस में लॉन्गर पीरियड भी मिल सकते हैं। रीज़न फॉर फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न, एक तो मैंने ये बता दिया जो हमारा एथिकल रीज़न है कि भाई गवर्नमेंट क्योंकि आपको फैसिलिटीज़ दे रही है, कितनी ही बुरी गवर्नमेंट क्यों ना हो, कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ दे रही होती है। सही। तो आपको टैक्स देना एथिकली बनता है। सही है। टैक्स इवेजन नहीं होना चाहिए, ये इलीगल है, गलत है। हाँ, टैक्स प्लानिंग ज़रूर कर सकते हैं। टैक्स प्लानिंग अलग चीज़ है, टैक्स इवेजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब ये वो रीजंस हैं जो आपके काम के। अगर आप टैक्स फाइल नहीं करेंगे तो आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आएंगे। सही है। दूसरा ये कि अगर आपको कोई लॉस अपना कैरी फॉरवर्ड करना है, इस साल कोई लॉस हो गया और आपने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो वो लॉस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। आपको लॉस अगर कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको कंटिन्यूसली रिटर्न फाइल करते रहना है। सही है। ये बहुत सिंपल सा रीज़न हो गया। अब एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा भाई, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं होंगे तो ये 3 काम हो रहे होंगे। एक तो ये कि मेजॉरिटी ऑफ केस में आपके ऊपर जो विथहोल्डिंग टैक्स का जो रेट होगा, जो टैक्स आपकी ट्रांजेक्शन से कटता होगा वो डबल हो जाएगा। सही है। मेजॉरिटी केसेस में वो डबल हो जाता है। कुछ केसेस में वो सिंपल हायर रहता है, डबल नहीं रहता। सही है। लेकिन कुछ भी हो, हर हालत में एक फाइलर के ऊपर जो टैक्स एप्लीकेबल हो रहा होगा उससे हायर होगा नॉन फाइलर के ऊपर जो टैक्स है, हर हालत में। दूसरी एक चीज़ है, इमूवेबल प्रॉपर्टी 5 मिलियन से अबव की नॉन फाइलर नहीं रख सकता, वो परचेज नहीं कर सकता।
अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 5 मिलियन से अबव है तो नॉन फाइलर वो प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकता। सही है। ये 3 मेजर हैं। सुनने में ये 3 सिंपल चीज़ें लग रही हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इसका इम्पैक्ट बहुत ह्यूज हो जाता है। जब विथहोल्डिंग टैक्स डबल अमाउंट का कट रहा होता है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ये। जो नॉन फाइलर उन्हें अंदाज़ा होगा, जो इस चीज़ में आए हुए हैं। जहाँ तक कोई नॉन फाइलर पर्सन जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, सही है, 5 मिलियन से अबव वैल्यू की नहीं ले सकता। ये चीज़ डॉक्यूमेंट में नोटेड है और ये डॉक्यूमेंट आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। सिंपल ये करिएगा कि जो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ऐड हुए हैं उस पर अपनी ईमेल एड्रेसेस भेज दीजिएगा। सही है। आपके साथ ये नैरेटिव जो डॉक्यूमेंट है ये शेयर कर दिया जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में। अच्छा, अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें देख ली? अभी तक हमने देख लिया कि टैक्स फाइल करने का पर्पस क्या है, दोनों एंड से देख लिया, इथिकल भी देख लिया और आपकी जो नीड है वो भी देख लिया। इसके बाद हमने ये देख लिया कि पर्सन्स कौन है। इसके बाद हमने देख लिया रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट स्टेटस का देख लिया। इसमें हमने फॉरेन इनकम को भी थोड़ा बहुत देख लिया है। और फिर उसके बाद हमने डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न देख ली। सही है। अब हम आ जाते हैं कौन कौन से लोग हैं जिन्हें रिटर्न फाइलिंग की रिक्वायरमेंट है। मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी है यहाँ पे, बेसिकली पेन की वजह से हो नहीं रही है। अगर आप चाहोगे तो मैं आपको स्पेशली शेयर कर दूंगा। सही है ना मन? अच्छा, पर्सन्स रिक्वायर्ड टू फाइल टैक्स रिटर्न। अब हर पर्सन की रिक्वायर्ड नहीं है कि वो टैक्स रिटर्न फाइल करे। अच्छा, कोई पर्सन अगर किसी पर्सन की अगर डेथ हो चुकी है तो साफ सी बात है आप उससे तो परचेज नहीं कर पाओगे ना प्रॉपर्टी। उसकी तो डेथ हो गई, वो तो एग्रीमेंट में एंटर ही नहीं हो पाएगा। पहले वो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के थ्रू उसके जो लीगल हेयर्स हैं उनको ट्रांसफर होगी। जब ट्रांसफर होगी तो ये देखा जाएगा वो फाइलर है या नॉन फाइलर है। सही है। और बेसिकली फाइलर नॉन फाइलर का इम्पैक्ट जो है ना वो आता है इसके ऊपर जो पर्सन परचेज कर रहे हैं, आपके ऊपर आ रहा है वो उस पर्सन पे नहीं आ रहा जो सेल कर रहा है। सही है। और इंडिविजुअल पर्सन को कोई विथहोल्डिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती यूजुअली जब तक कि उसका रेवेन्यू जो है वो टोटल एक सर्टेन लिमिट से एक्सीड ना कर जाए। सही है। तो आपको विथहोल्डिंग की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपली देखो आप लीगली परचेज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। जो डिसीज पर्सन है उसके लीगल एयर्स को पहले वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो और फिर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाने के बाद आप परचेज कर पाओगे। सही है। इसमें आपके फाइलर नॉन फाइलर होने से फर्क पड़ेगा, उस पर्सन के नहीं पड़ेगा। सही है या सिर्फ? मैं रिकॉर्डिंग वैसे शेयर करूँगा, जितनी जहाँ से रिकॉर्डिंग हुई है वहाँ से शेयर हो जाएगी। अच्छा, सब पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो रिटर्न फाइल करें। कुछ पर्सन है जिनकी रिक्वायरमेंट है रिटर्न फाइलिंग की। सही है। एवरी कंपनी, जो भी कंपनी की डेफिनेशन में कवर है, कंपनी की डेफिनेशन हमने ऊपर पढ़ ली। एवरी पर्सन हु इज अ कंपनी शैल फाइल रिटर्न टैक्स रिटर्न। सही है। जनरल सी चीज़ है। पर्सन हु हैज़ एनटीएम, जिसने भी एनटीएम ले लिया वो रिटर्न फाइल करेगा। सही है। ये भी जनरल सी चीज़ें इजीली याद रहने वाली है। वो पर्सन्स जो कि रजिस्टर्ड हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में किसी भी थ्रू, किसी ट्रेड एसोसिएशन से, किसी मार्केट कमेटी में रजिस्टर है। सही है। या किसी प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर है। प्रोफेशनल बॉडी कौन कौन सी? आईकैप हो गई, आईसीएमए हो गई, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल हो गई, पाकिस्तान मेडिकल एंड पीएमडीसी बेसिकली हो गई, बार काउंसिल हो गई। ये सारे जो हैं इनका भी कोई मेंबर है तो वो भी टैक्स रिटर्न फाइल करेगा। सही है। इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग ये 3 लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं। एवरी कंपनी, पर्सन हु हैज़ एनटीएन और पर्सन जो के रजिस्टर हैं इनमें से किसी से भी। अच्छा, इसके अलावा एक बेसिक एग्जाम्पशन अवेलेबल होती है
टैक्सेबल होने के लिए। पर्सन हु अर्न्स इनकम एक्सीडिंग बेसिक एग्जाम्पशन स्लैब, ये लास्ट ईयर के 4 लाख या 450,000 थी, सही है। 2020 में 6 लाख तक चली गई है रिवाइज होकर के, सही है। बेसिक एग्जाम्पशन सैलरीड पर्सन के लिए 6 लाख तक है, सही है, और नॉन सैलरीड के लिए 4 लाख तक है। इससे अबव जो है वो पहला जो रेट एप्लीकेबल हो रहा है वो 5% का हो रहा है। स्लैब वगैरह कोई भी चीज़ है तो वो सेपरेटली शेयर की जा सकती है, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप बता सकते हैं, सही है। वो पर्सन जो कि ये बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट उसकी क्रॉस कर जाए इनकम की, तो वो भी टैक्स रिटर्न फाइल करेगा। अब ये जो फोर्थ वाली कंडीशन है ना, इसमें आ जाता है कि बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट एक्सीड हो रही है या ना हो रही हो। अगर 3 लाख से उसकी बिजनेस इनकम एक्सीड हो रही है उस पर्सन की, तो वो टैक्स रिटर्न फाइल करेगा, इवन दो कि 4 लाख से उसकी टोटल इनकम जो है वो कम है, सही है। तो ये उन पर्सन के लिए जिनकी बिजनेस इनकम है। अगर कोई सैलरीड पर्सन है तब तो कोई मसला ही नहीं उसे, सही। ये 5 कंडीशंस हैं, ये चीज़ क्लियर हो गई। एवरी कंपनी फाइल करेगी, वो पर्सन जिसने एनटीएन ले लिया वो फाइल करेगा, वो पर्सन जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स या ट्रेड एसोसिएशन में का ऐसे एसोसिएटेड है या मेंबर है उसका। इसके अलावा कोई पर्सन जो कि किसी प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर है वो टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा होगा। कोई पर्सन जो कि बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को उसकी इनकम क्रॉस कर जाए वो टैक्स रिटर्न फाइल करेगा। फिर अगर बिजनेस इनकम किसी की है तो 3 लाख से अगर क्रॉस करी तो वो भी फाइल करेगा, इवन दो टोटल इनकम उसकी मिनिमम एग्जाम्पशन लिमिट से एक्सीड ना कर जाए, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से एक्सीड ना कर जाए, सही है। अच्छा, अब कोई ऐसा पर्सन जो कि प्रीवियसली 2 टैक्स ईयर्स में टैक्सेबल रहा हो, अगर एनटीएन बनवाया तो बस आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना है, आपके पास एनटीएन है। नहीं आ रहा हो तब भी आप टैक्स रिटर्न फाइल करोगे, एनटीएन आपका बना हुआ है तो। अच्छा, कोई भी जो प्रीवियसली 2 टैक्स ईयर्स में चार्जेबल टू टैक्स है, सही है, वो पर्सन रिटर्न फाइल करेगा, इवन तो को वो इस साल ना हो, सही है। जी, आप जीरो से भी कर सकते हो। ये कंडीशन थोड़ी सी ट्रिकी है। अब ऊपर वाली कंडीशन मीट नहीं हो रही, कोई भी कंडीशन ऊपर वाली मीट नहीं हो रही, ना वो मिनिमम स्लैब से क्रॉस कर रहा है, ना एनटीएन लिया, ना कंपनी है, ना किसी का मेंबर है, लेकिन वो किसी अर्बन एरिया में 250 स्क्वायर यार्ड का उसके पास कोई प्लॉट है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है कोई सी भी, सही है, या उस वो कोई फ्लैट ओन करता है चाहे किसी भी साइज का अर्बन एरिया में, सही है, या किसी रेटिंग एरिया में, जो रेटिंग एरियाज बताए दिए गए हैं उसमें 500 स्क्वायर यार्ड का कोई प्लॉट या कोई प्रॉपर्टी ओन करता हूँ। ये जितनी भी चीज बात हो रही है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की हो रही है, मूवेबल की नहीं हो रही, सही है। यानी लैंड और बिल्डिंग की बात हो रही है। अगर नहीं है तो आप मेल फाइल कर रहे होगे, सही है। कोई भी पर्सन जिसके पास 250 स्क्वायर यार्ड की प्रॉपर्टी हो अर्बन एरिया में, या फ्लैट हो अर्बन एरिया में इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज, या 500 स्क्वायर यार्ड की रेटिंग एरिया में कोई प्रॉपर्टी हो, या फ्लैट हो 2000 स्क्वायर फीट का, ये स्क्वायर फीट है स्क्वायर यार्ड नहीं, स्क्वायर फीट का रेटिंग एरिया में, सही है, तो वो पर्सन टैक्स रिटर्न फाइल करेगा, सही। ये प्रॉपर्टीज इनमें से कोई भी एक कंडीशन मीट होती है तो वो पर्सन टैक्स रिटर्न फाइल करेगा, इवन दो कि वो रजिस्टर भी ना हो, उसकी कोई इनकम ना हो, वो कहीं किसी बॉडी का मेंबर ना हो, सही है, सिंपल सा पर्सन हो, उसे प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस से मिल गई हो, तब भी वो फाइल करेगा। दूसरा, ये भी कोई चीज़ नहीं है, उसके पास व्हीकल है 1000 सीसी या उससे ज़्यादा की, तो वो भी टैक्स रिटर्न फाइल करेगा अगर वो व्हीकल ओन करता है, सही है। अच्छा, ये 0.5 नहीं, ये 0.7, सही है। ये वाला जो पॉइंट है ये एप्लीकेबल नहीं होगा कब, जब वो पर्सन नॉन रेजिडेंट है, दूसरा वो पर्सन विडो है कोई, तीसरा वो कोई ऑर्फन है, यतीम है, अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज,
या वो कोई डिसेबल पर्सन है। ये 4 कंडीशन अगर मीट हो रही होगी तो वो रिटर्न फाइल नहीं करेगा। सही है, इवन दो कि ये सारी चीज़ें उसके पास हो, वो इसे रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं, करना चाहे तो कर सकते हैं। देखो ये नमान आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना, मैं जो अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ वो ये है कि पर्सन टैक्सेबल था प्रीवियस ईयर में, लेकिन उसने ना टैक्स पे किया और ना उसने रिटर्न फाइल किया। करंट ईयर में वो रिटर्न फाइल करना चाहता है लेकिन वो टैक्सेबल नहीं है, ऐसा ही है? कंफर्म करें मुझे। सही। अगर ऐसा है करंट ईयर में वो टैक्सेबल नहीं है, प्रीवियस ईयर में था, तो वो डिपेंड करता है ये प्लानिंग के ऊपर। जो मुनासिब चीज़ है वो ये है कि प्रीवियस ईयर का वो रिटर्न फाइल करे। सही है, और फिर करंट ईयर का फाइल करे, ये चीज़ मुनासिब है। और लॉ की रिक्वायरमेंट भी है कि वो प्रीवियस ईयर का फाइल करे और फिर करंट ईयर का करे, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर टैक्सेबल था। लेकिन मार्केट में जब आप जाते हैं ना तो एक अनएथिकल प्रैक्टिस है, वो ये देखेंगे भाई प्रीवियस ईयर में कितना आपका टैक्स लग रहा था, कितना सेव कर सकते हैं, ये टैक्स इवेजन हो जाती है। टैक्स इवेजन की तरफ नहीं जाना चाहिए, टैक्स प्लानिंग की तरफ जाना चाहिए। मार्केट में अगर आप किसी के पास जाएंगे, किसी कंसल्टेंट के पास, तो यूजुअली वो इस तरह की चीज़ ऑफर करेगा, प्रीवियस ईयर को किसी को पता तो नहीं है ना, आपका विथड्रॉल भी नहीं हुआ टैक्स, आप नहीं फाइल करो। सही है, ये चीज़ गलत है। अगर प्रीवियस ईयर आप टैक्सेबल थे, इनकम में आ रहा है, तो प्रीवियस ईयर का फाइल करो और फिर करंट ईयर का फाइल करो। अगर दोनों साल ही नहीं आता है लेकिन एनटीएन बना हुआ है, तो वो नील फाइल कर देगा। सही है। अच्छा, इसके अलावा कोई पर्सन, चाहे वो कंपनी हो, इंडिविजुअल हो, एओपी हो, अगर वो कोई कमर्शियल या इंडस्ट्रियल कनेक्शन के इलेक्ट्रिक का ओन करता है जिसका एनुअल बिल 5 लाख से एक्सीड कर रहा है, तो वो भी टैक्स रिटर्न फाइल करेगा। सही है, इवन दो कि ऊपर वाली कोई कंडीशन मीट ना होती है। अभी तो खैर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ही नहीं आएगा जब तक कि आप फाइलर नहीं बन जाते। सही है, तो ये वाली चीज़ तो फ्यूचर के लिए इतनी खास एप्लीकेबल ही नहीं है। आप कनेक्शन ले ही नहीं सकते जब तक फाइलर नहीं बन जाते। जहाँ तक कोई क्वेश्चन है आप में से किसी का? हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली? हमने चीज़ें कवर कर ली हैं, टैक्स क्यों देते हैं, रिटर्न क्यों फाइल करते हैं। सही है, हमने कवर कर लिया है पर्सन्स कौन होते हैं, हमने कवर कर लिया पर्सन्स की डेफिनेशन, हमने कवर कर लिया रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट स्टेटस, हमने कवर कर लिया टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट, हमने कवर कर लिया डेट्स जो फाइल करने की हैं, कि कब तक रिटर्न फाइल होना चाहिए, और फिर उसके बाद हमने कवर कर लिया कि किन की रिक्वायरमेंट है टैक्स रिटर्न फाइल करने की। जहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का भी? चलिए, गुड है, अभी तक फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं है। सही। अच्छा, एक चीज़ होती है कंप्लीट रिटर्न, ये आगे जा करके वैसे आ रहा होगा, उसका छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ले लें। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ फॉर्म्स हैं जो कंप्लीट होने चाहिए, तभी रिटर्न को कंप्लीट कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज रिटर्न कंप्लीट कंसिडर नहीं किया जाएगा। सही है, वो कौन से डॉक्यूमेंट है नीचे डिटेल में आ रहे होंगे, लेकिन जो उसमें डॉक्यूमेंट एडिशनल आ रहे हैं ना वो ये है, स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन इनकम एंड एसेट्स, अगर कोई ओन करता है तो वो दे रहा होगा। सही है, इसके अलावा वेल्थ स्टेटमेंट और वेल्थ रिकन्सिलेशन, ये रिटर्न के साथ होनी चाहिए इंडिविजुअल पर्सन की। अब ये क्या सबको रिक्वायर है कि ये सारी की सारी ये तीनों चीज़ें भी रिटर्न के साथ दे रहा हूँ? नहीं, सबकी रिक्वायरमेंट नहीं है। सही है। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग करते हुए इस टॉपिक में हम ये भी देख लेंगे कि पर्सन को क्या क्या फाइल करने की रिक्वायरमेंट है, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। इंडिविजुअल पर्सन वेल्थ स्टेटमेंट और रिकन्सिलेशन फाइल कर रहा होता है और फॉरेन इनकम एंड एसेट की स्टेटमेंट जो है वो फाइल करता है। कंपनीज इन सबको फिलहाल ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी बैलेंस शीट अपनी बता रही होती है। सही है,
अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग यूजुअली ऑप्शनल है, लेकिन इन लोगों के लिए मैंडेटरी है जो नीचे दिए हुए। सही है। कौन? एवरी कंपनी, हर कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग करेगी। सही है। ऑनलाइन फाइल करेगी रिटर्न। क्या क्या चीज़ें फाइल करेगी? वो टैक्स रिटर्न फाइल करेगी और स्टेटमेंट ऑफ विथहोल्डिंग टैक्स फाइल करेगी। सही है। टैक्स रिटर्न कब कंप्लीट होगा? आगे जस्ट इस टॉपिक के बाद ये चीज़ आ रही है। सही है। टैक्स रिटर्न फाइल कर रही है और स्टेटमेंट ऑफ विथहोल्डिंग टैक्स फाइल कर रही है। कौन? हर कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन इलेक्ट्रॉनिकली। ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है इनसे। हर रजिस्टर्ड पर्सन जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर है वो इलेक्ट्रॉनिकली टैक्स रिटर्न फाइल करेगा। हर सैलरीड इंडिविजुअल वो इलेक्ट्रॉनिकली टैक्स रिटर्न फाइल करेगा। सही है। और क्या क्या रिक्वायरमेंट है? टैक्स रिटर्न फाइल करेगा वो, एविडेंस ऑफ टैक्स डिडक्शन फाइल करेगा। बहुत सारे केसेस में टैक्स डिडक्शन का एविडेंस फाइल नहीं किया जा रहा था, उसे एविडेंस फाइल करने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। सही है। और बाकी वो 3 स्टेटमेंट जो ऊपर मेंशन की गई हैं, ये जो 3 स्टेटमेंट बताई थी ना, ये 3 चीज़ें, ये पॉइंट 4 के लिए। सही है। यहाँ पे सॉरी, पॉइंट 3 के लिए सैलरीड इंडिविजुअल। सही है। इंडिविजुअल हैविंग टैक्सेबल इनकम अबव 1 मिलियन, टैक्सेबल इनकम अबव 1 मिलियन, ये रेवेन्यू की बात नहीं कर रहे, टैक्सेबल इनकम की बात कर रहे हैं। सही है। अबव 1 मिलियन या रेवेन्यू एक्सीडिंग 50 मिलियन। सही है। तो वो टैक्स रिटर्न फाइल करेगा, स्टेटमेंट ऑफ विथहोल्डिंग टैक्स फाइल करेगा। सही है। अगर 50 मिलियन से उसका रेवेन्यू एक्सीड हो रहा है तो इंडिविजुअल पर्सन की रिक्वायरमेंट विथहोल्डिंग टैक्स की भी है, अदरवाइज नहीं है। सही है। स्टेटमेंट ऑफ विथहोल्डिंग टैक्स वो उस वक्त फाइल कर रहा है जब वो 50 मिलियन से अबव का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है एनुअली। अच्छा, टैक्स रिटर्न जो है ये तो हम जब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में हम देख रहे होंगे कि रिटर्न का पूरा फेस क्या है, किस तरीके से फाइल करें, तो वो तो पूरी डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगी। टैक्स रिटर्न बेसिकली आपकी इनकम और एक्सपेंसेस की डिटेल बता रहा होता है, आप किस तरीके से टैक्स कंप्यूट कर रहे हैं, कितनी कौन सी इनकम आपको मिली है जो एग्जेम्प्ट है, कौन सी इनकम ऐसी है जो कि टैक्सेबल है, किस रेट पे टैक्सेबल है, कितनी उसकी टोटल लाइबिलिटी हो रही है, ये तो टोटल रिटर्न बता रहे हैं। सही है। वेल्थ स्टेटमेंट आपके नेट एसेट्स बता रही है, आपके टोटल एसेट्स, टोटल लाइबिलिटीज और उनका नेट, ये वेल्थ स्टेटमेंट बताती है। उसमें आप अपने तमाम एसेट्स और लाइबिलिटीज डिस्क्लोज करते हो। वेल्थ रिकंसिलेशन क्या है कि मेरा ओपनिंग एसेट टोटल इतना था, ड्यूरिंग द ईयर मैंने रिटर्न में जो इनकम डिस्क्लोज की है वो सारी यही आ रही है और यही इनकम इसमें ऐड हुई है और मेरा क्लोजिंग जो एसेट है वो इतना है। वो जो वेल्थ स्टेटमेंट में टोटल एसेट्स आ रहे हैं, लास्ट ईयर जो टोटल एसेट आ रहे थे और इस साल जो टोटल एसेट्स आ रहे हैं, इन दोनों को रिकनसाइल कर रही होती है वेल्थ रिकंसिलेशन। सही है। और जब तक ये रिकनसाइल नहीं होता तब तक रिटर्न फाइल नहीं होता। सही है। तो ये 3 स्टेटमेंट को बता दी। स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन इनकम एंड एसेट्स, अगर किसी के पास फॉरेन इनकम या एसेट्स है तो वो ये एक स्टेटमेंट भी फाइल कर रहा होता है। जब हम कल के सेशन में देखेंगे तो हम ऑनलाइन इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे। सही है। इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ विथहोल्डिंग टैक्स, जो भी अमाउंट आपने किसी को पे करते हुए विथहेल्ड की है, जो रिक्वायरमेंट थी आपसे एज इंडिविजुअल पर्सन, रिक्वायरमेंट यूजुअली नहीं होती क्योंकि 50 मिलियन से रेवेन्यू एक्सीड नहीं कर रहा होता, लेकिन एओपी और कंपनी की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, वो अगर किसी को पे कर रही है तो वो टैक्स विथहेल्ड करेंगी। कंपनी स्पेशली टैक्स विथहेल्ड करेगी और वो जो टैक्स विथहेल्ड करती है वो मंथली पे हो रहा होता है एफडीआर को, और वो जो पे हो रहा है उसके साथ स्टेटमेंट जारी होती है। अब सैलरीज की अलग है, सप्लाईज की अलग है, उनके पीरियड्स अलग हैं, वो चीज़ें हम कल आराम से डिस्कस कर रहे होंगे। सही। और ये पूरा जो डॉक्यूमेंट है आपको एक शेप में कल शेयर हो रहा होगा। सही है नोमान। स्टेटमेंट्स की एक सिंपल ब्रीफ से मैंने बता दिया, लेकिन जब आप कल देखोगे स्टेटमेंट ऑनलाइन तो अंदाज़ा हो जाएगा आपको। सही है। कोई क्वेश्चन? हमने देख लिया हर कंपनी की रिक्वायरमेंट है, हर पर्सन की जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर है उसकी रिक्वायरमेंट है, सैलरीड इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की,
ई फाइलिंग की रिक्वायरमेंट है, सही है। इंडिविजुअल हैविंग टैक्सेबल इनकम अबव 1 मिलियन उसकी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, ये जो टैक्सेबल इनकम वाली आ रही है ये बिजनेस इनकम वाली चीज़ है, ये सैलरी वाली नहीं है, सैलरी वाला हम ऑलरेडी ऊपर कवर कर चुके हैं, सही है। अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट स्टेटमेंट ऑफ विथहोल्डिंग टैक्स ऑनलाइन फाइल करेगी, सही है, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। नॉन रेजिडेंट शिप या एयरक्राफ्ट ओनर, सही है, वो टैक्स रिटर्न फाइल करेगा और प्रूफ ऑफ क्लियरेंस एप्लीकेशन, सही है, ये फाइल करेगा, पोर्ट क्लियरेंस एप्लीकेशन, सही है। नॉन रेजिडेंट पर्सन जो रेजिडेंट नहीं है यहाँ का लेकिन कोई शिप या एयरक्राफ्ट ओन करता है और पाकिस्तान में कोई इनकम जनरेट कर रहा है, सही है, तो वो ये चीज़ें फाइल करेगा, ई फाइलिंग होगी उसकी। अच्छा, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी क्लेमिंग रिफंड, अगर कोई क्लेम नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी फाइल कर रही है तो उसे रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है और वो क्लेम जो है वो ऑनलाइन फाइल करेगी, सही है। ये नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी हो गई और यहाँ पे एनी पर्सन, सही है, जो रिफंड क्लेम कर रहे हैं वो एप्लीकेशन ऑफ रिफंड फाइल कर रहा होगा, ये भी ऑनलाइन फाइल होगी। ये जो 8 पॉइंट हैं ये सिंपल ऑनलाइन फाइलिंग से रिलेटेड है। इसमें साथ साथ मैंने ब्रैकेट में यही बता दिया कि ये पर्सन क्या क्या चीज़ें फाइल करने की रिक्वायरमेंट है, सही है। आपको कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी तो इस डॉक्यूमेंट को रेफर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड इसी साल कर लें, नेक्स्ट ईयर करेंगे तो कुछ ना कुछ अपडेट आएगी, यूजुअली वैसे इन चीज़ों में नहीं आती अपडेट जो ऊपर डिस्कस हुई है, चेंज नहीं होती इतनी फ्रीक्वेंटली। अच्छा, अब हमने ऊपर जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि 12 मंथ से ज़्यादा का टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए, टैक्स रिटर्न का पीरियड 12 मंथ से ज़्यादा का नहीं होगा, कम का नहीं होगा, सही है। अब यहाँ पे उसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो क्या है, अगर किसी पर्सन की डेथ हो गई है, सही है, डेथ 12 महीने पे तो नहीं होगी ना, जरूरी नहीं कि सबके सब जून में जाकर उनकी डेथ हो रही है, तो जब भी हो गई डेथ उस वक्त तक का रिटर्न फाइल होगा, तो वो 12 महीने से कम का ही पीरियड होगा क्योंकि प्रीवियस रिटर्न तो फाइल कर दिया गया होगा, और अगर प्रीवियस रिटर्न फाइल नहीं हुआ होगा और कमिश्नर को रिक्वायर्ड है प्रीवियस रिटर्न तो वो बोल सकता है कि आप फाइल करें, सही है। कमिश्नर की क्या अथॉरिटी है, वो कब तक का बोल सकता है, कमिश्नर बोल सकता है कोई भी लास्ट 5 ईयर तक का रिटर्न का वो बोल सकता है आप फाइल करें, पिछले 5 सालों में से किसी का भी बोल सकता है और पूरे बोल सकता है कि पिछले 5 सालों का फाइल करें, सही है। और बिल फर्ज आप फाइलर जो है वो नहीं थे और ड्यूरिंग पास्ट 5 ईयर्स आपने कोई रिटर्न फाइल नहीं किया, सही है, आप फाइलर नहीं थे ड्यूरिंग पास्ट 5 ईयर, कोई रिटर्न फाइल नहीं किया, लेकिन कमिश्नर के पास ये बेसिस मौजूद है कि वो ये समझ रहा है कि आप टैक्सेबल होंगे, तो वो आपसे 10 ईयर्स तक का भी टैक्स रिटर्न फाइल करने का बोल सकता है, 10 ईयर्स में से किसी का भी और पूरे 10 सालों का भी रिटर्न फाइल करने का बोल सकता है, सही है। तो फाइलर रहना ज़्यादा बेहतर है, बहुत भी हो गया तो शायद 5 साल तक जाना पड़े, 10 साल तक नहीं जाना पड़ेगा, सही है। ये भी एक आपका बेनिफिट फाइलर होने का आ रहा है। अच्छा, डेथ के केसेस में आपका जो पीरियड है वो कम हो सकता है 12 मंथ से, लिक्विडेशन 12 मंथ से कम हो सकता है, जब लिक्विडेटेड डिक्लेयर हुआ उस वक्त तक का, बैंक्रप्सी हो गई है उस वक्त तक का आएगा, कोई बिजनेस लेकर के चल रहे थे उस बिजनेस का रिटर्न अगर क्लोजर ऑफ बिजनेस हो रहा है, सही है, तो वो सिंपल उस वक्त तक का फाइल होगा जब आप क्लोज करने जा रहे हो, लेकिन ये रिक्वायरमेंट मैंडेटरी अब नहीं है, पहले शुरुआत में हुआ करती थी, अब नहीं, इस रिक्वायरमेंट को बेसिकली वेव कर दिया गया है। यूजुअली ये चीज़ सर्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाता था फॉरेन के बिजनेस ने कितना जो है वो अर्न किया हुआ, दैट्स वाई इस वाली रिक्वायरमेंट को अब वेव कर दिया गया। कोई पर्सन जो परमानेंटली लीव कर रहा है पाकिस्तान, वो जब लीव कर रहा है उस वक्त तक का रिटर्न फाइल करेगा लेकिन वो परमानेंटली होना चाहिए, सही है। और काफ़ी एग्जाम्पल ट्रांजिशनल टैक्स ईयर की हम ऑलरेडी देख चुके हैं, यानी ये 6 इंस्टांसेस हैं जब रिटर्न जो है वो 12 महीने से कम का भी फाइल किया जा सकता है। लिक्विडेशन की और बैंक की एग्जाम्पल देखो,
लिक्विडेशन आपको डिक्लेयर करने के लिए, सही है, आपको बेसिकली कोर्ट को रुजू करना पड़ता है। वो तमाम चीज़ें देखते हुए डिक्लेयर करती है कि ये पर्सन लिक्विडेटेड है या नहीं, सही है। और फिर उसे रिवाइव करने के लिए कोर्ट ही डिक्लेयर करती है कि हाँ भाई इसका स्टेटस लिक्विडेशन से रिवाइव हो गया या नहीं हुआ है। अगर लिक्विडेटेड डिक्लेयर कर दिया तो उसे फिर ये भी रिक्वायरमेंट है कि वो अपना स्टेटस जो है वो रिवाइव करवाएगा, सही है। इससे ही लिंक की हुई बैंकरप्सी भी है, सही है। लेकिन बैंकरप्सी पर्सन कोर्ट डिक्लेयर करता है, कोर्ट कंप्लीटली लिक्विडेटेड डिक्लेयर कर रहा होगा, सही है। अगर किसी ने बैंकरप्सी या किसी को लिक्विडेटेड डिक्लेयर कर दिया गया है, तो जिस डेट पे किया गया है या जिस डेट पे बैंकरप्ट हुआ है या लिक्विडेटेड हुआ है, उस डेट तक का टैक्स रिटर्न वो फाइल कर रहे होंगे, सही है। लास्ट जो टैक्स रिटर्न फाइल किया था उसके ईयर एंड से लेकर के उस डेट तक का जब ये डिक्लेयर हुआ टैक्स रिटर्न फाइल होगा। और ये हर हालत में 12 महीने से कम का पीरियड होता है, सही है। ये जो ऊपर जो चीज़ दी हुई है ये सेपरेट है। अगर 12 महीने से ज़्यादा का पीरियड कमिश्नर को रिक्वायर्ड होगा ना, तो वो अलग से पूरा टैक्स ईयर का फाइल करने को बोलेगा, सही है। हो सकता है पिछले 10 सालों का जो पर्सन बैंकरप्ट या लिक्विडेटेड डिक्लेयर हुआ है, वो पर्सन पिछले 10 सालों से उसने रिटर्न ही फाइल नहीं किया था या पिछले 5 सालों से नहीं किया था, और कमिश्नर को ये लगता है कि नहीं यार ये प्रीवियसली इसने इनकम जनरेट की है, तो वो बोल सकता है रिटर्न फाइल करने के लिए, सही है। लेकिन वो हर साल का अलग अलग बोलेगा। इस साल का जो रिटर्न होगा ना, जिस साल में वो लिक्विडेटेड या बैंकरप्ट डिक्लेयर हुआ है, वो 12 महीने से कम का होगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन या सिर्फ क्लियर है? अच्छा, अब आते हैं कंप्लीट रिटर्न क्या होता है, जो मैंने ऊपर आपको बताया था कंप्लीट रिटर्न का। वेल्थ स्टेटमेंट रिकंसिलेशन, फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट, ये दो चीज़ें तो ऑलरेडी हम देख चुके थे, सही। जब भी कोई रिटर्न फाइल होगा वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट पे होना चाहिए, उसके अलावा हम फाइल कर ही नहीं पाते। जो भी चीज़ है वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट पे ही होती है। साइंड होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिकली हो या मैनुअली हो, सही। मैनुअल फाइल करें तो मैनुअल साइन होगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉनिक हो, यूजुअली इलेक्ट्रॉनिक हो तो इलेक्ट्रॉनिक साइन होगा, सही है। स्टेट रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ रही हो, सही है, अगर वो अप्लाई होती है तो। अकाउंट्स की कॉपी, कोई बिजनेस है, कोई कंपनी है, कोई एओपी है, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपीज चाहिए, सही है। टैक्स डिडक्शन के एविडेंसेस, जो भी टैक्स डिडक्ट हुआ है उसके एविडेंसेस ये फाइल हो रहे होंगे रिटर्न के साथ, सही है। वेल्थ स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलेशन पर्सन्स के लिए, और फॉरेन इनकम एसेट ये पर्सन्स के लिए, इंडिविजुअल पर्सन्स के लिए, सही है। तो ये चीज़ें अगर होंगी तो आपका रिटर्न कंप्लीट कंसिडर किया जाएगा। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो आपका रिटर्न कंप्लीट कंसिडर नहीं किया जाएगा, सही है। और तकरीबन 185 डेज में इसकी रिजेक्शन भी आ सकती है। अगर रिजेक्ट हो गया तो आपको दोबारा फाइल करने की रिक्वायरमेंट, सही है। तो इन चीज़ों के साथ फाइल किया जाता है, अदरवाइज रिटर्न कंप्लीट कंसिडर नहीं होगा, और इनकम्प्लीट रिटर्न जो है वो रिटर्न कंसिडर नहीं किया जाता। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? अच्छा, ये वाला टॉपिक जो है ऑडिट वाला, सही है, और रिवीजन वाला, इसको मैं कल के लिए रखना चाहूँगा, अगर आप लोग एग्री होते हो तो। ट्रांजिशनल ईयर, देखो, नॉर्मल ईयर और स्पेशल टैक्स ईयर ये तो समझ गए होगे, सही है। नॉर्मल ईयर जुलाई टू जून का होता है, सही है। स्पेशल टैक्स ईयर कोई भी 12 महीने का पीरियड जो जुलाई टू जून के पीरियड से डिफरेंट हो, वो स्पेशल टैक्स ईयर है, सही है। अब नॉर्मल टैक्स, कभी कभी ऐसा होता है कि टैक्स ईयर चेंज हो रहा होता है, या तो गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया, एफबीआई ने चेंज कर दिया, या आपने अप्लाई किया चेंज के लिए और वो अप्रूव हो गया, सही। तो जहाँ चेंज हुआ ना, चेंज तीन तरह के हो सकते हैं।
नॉर्मल ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर में जा सकते हैं। आपके पास कोई स्पेशल ईयर था, स्पेशल ईयर से नॉर्मल टैक्स ईयर में जा सकते हैं, या स्पेशल ईयर वन स्पेशल ईयर से किसी दूसरे स्पेशल ईयर में जा सकते हैं, क्योंकि स्पेशल ईयर तो कोई भी 12 महीने का पीरियड हो सकता है ना, तो वो एक से दूसरे पीरियड में जा रहे हैं, वो अप्रूवल के साथ जा रहे होंगे। इन तीनों कंडीशन में एक गैप आएगा, जो प्रीवियस ईयर के ईयर एंड से लेकर के, जो प्रीवियस ईयर आपके एप्लीकेबल था उसके ईयर एंड से लेकर के जो नेक्स्ट ईयर एप्लीकेबल हो रहा है उसके बिगिनिंग ऑफ ईयर तक का एक छोटा सा पीरियड आएगा, 2, 3, 4, 5, 11 महीने तक आएगा, 11 महीने से ज़्यादा नहीं आ सकता। सही। ये जो पीरियड है, इस पीरियड को बोलते हैं ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। सही। जो कि प्रीवियस जो भी टैक्स ईयर था उसके ईयर एंड से लेकर के जो न्यू टैक्स ईयर है उसके बिगिनिंग ऑफ ईयर तक का जो पीरियड है वो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है। इसका सेपरेट रिटर्न फाइल होगा। सही है। और जो एग्जाम्पल के तौर पे ये कर सकते हैं कि कोई कंपनी है जिसका ईयर एंड दिसंबर था। सही। अब दिसंबर से या तो उसका नेचर ऑफ बिजनेस चेंज हुआ, या जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट करती थी उस इंडस्ट्री का ईयर एंड चेंज कर दिया गया, वो चेंज होकर के ईयर एंड जून हो गया, यानी स्पेशल टैक्स ईयर उसे पहले अलाउ था, अब उसका जो ईयर एंड हो गया वो जून हो गया। सही। यानी जो नेक्स्ट इसके ऊपर एप्लीकेबल ईयर है वो जो नेक्स्ट एप्लीकेबल ईयर है वो हो गया जुलाई टू जून। प्रीवियस था इसका लेट सपोज जनवरी 19 टू दिसंबर 19। सही है। अब जो इसका हो रहा है वो जुलाई 20 टू जून 21 ये हो रहा है। सही है। दिसंबर 19 तक का तो कंप्लीट हो गया, अब इसे जुलाई का करना है। ये जो पीरियड है ना, जनवरी 1 टू मई 31, ये जो पीरियड है ये पीरियड कहलाएगा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। सही है वैस। इसके अलावा कोई क्वेश्चन किसी का? मैं बेसिकली ये चाह रहा हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन है तो कवर हो जाए। ये जो रिवीजन वाला जो टॉपिक है ये कल देख लो, अगर एग्री करते हैं तो देख लेते हैं। रिवीजन अगर देखना चाहें तो रिवीजन भी देख सकते हैं, आप लोग जैसा बोलें। क्या बोल रहे हैं जैन, वैस, नमान, यासिर, ताबिश? कोई क्वेश्चन? हेलो। एज यू डीम फिट, अच्छी स्टेटमेंट है। चलें, इसके अलावा किसी को कोई ऑब्जेक्शन, कोई क्वेश्चन? सही है। यासिर, नमान, कोई मसला नहीं है। इसके अलावा नो क्वेश्चन। सही है। इसका मतलब है अभी तक सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हैं, और हम सिंपल रिवीजन करेंगे। रिवीजन का टॉपिक कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, और कल जो है वो हम जो एफबीआर की वेबसाइट है उस पर विजिट करके डिफरेंट स्टेटमेंट्स जो हैं वो कैसे फाइल कर रहे होंगे, क्या चीज़ें होंगी वो देख रहे होंगे। अच्छा, कुछ टेक्निकलिटीज़ आती हैं फाइलिंग के दरमियान।
जो आपके फाइलिंग से सिंपल रिलेटेड है ना, वो चीज़ें तो कल रिज़ॉल्व हो जाएँगी, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो प्लानिंग से रिलेटेड होती हैं, टैक्स प्लानिंग से। वो चीज़ें डेफ़िनेटली अभी क्लियर नहीं होंगी। वो चीज़ें आपको 2, 3, 4 जब कुछ सेशन ले लेंगे उसके बाद क्लियर हो रही होगी। और दूसरा ये कि वो टैक्स रूल्स जो हैं, जो प्रोविजंस हैं, वो अप्लाई हो रहते हैं, वो हर साल चेंज हो रहे होते हैं, तो इसके लिए आपको अपडेट भी रहना होता है। तो ये जो प्लानिंग वाली चीज़ है ना, ये थोड़ी डिफ़िकल्ट है आप लोगों को ग्रैब करना, लेकिन स्टिल ट्राई ज़रूर की जाएगी, जो चीज़ें हो सकती है वो कर लें। सही है, वो फिर फ्यूचर उसमें देख रहे होंगे। कल हम प्रैक्टिकली जो आप फाइल करते हैं, वो किस तरीके से फाइल होगा, वो देख रहे होंगे। सही है, कोई क्वेश्चन यहाँ तक किसी का? अगर नहीं है तो फिर हम इस वाले सेशन को आज के एंड कर लेते हैं। जैन कोई क्वेश्चन? चलें, 2050। चलें, थैंक यू। हम फिर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर इसी टाइम पे 11 बजे तक। अल्लाह हाफ़िज़।